देश गर्त में जा रहा है, चल रहा है एक हवा की 400 प्लस तो हवा नहीं है। देखिए सरकार तो हमारे लिए 273 सीट ही पर्याप्त है, ठीक है, लेकिन 400 प्लस इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान में संशोधन बहुत आवश्यक हो गया है। आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा और FIR तक दर्ज नहीं होगा। देखिए अगला प्रधानमंत्री की जहां तक बात है, किसी योग्य व्यक्ति को बैठाया जाएगा ताकि देश का बागडोर मजबूत हाथों में रहे। गडकरी जी भी दिव्यश है, उनके भी ऑनेस्टा में कोई कमी नहीं है, दूरदर्शिता में कोई कमी नहीं है, नेतृत्व में कोई कमी नहीं है। RSS मुक्त भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होगी। जैसे अब भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई निर्णय लेने के लिए, तो देश के हित में जो निर्णय लेती है, अगर वो निर्णय आपको नहीं पसंद है तो आप चाहते हैं इसको बदल दीजिए, तो शासकीय निर्णय रोज रोज नहीं बदले जा सकते। और एक्चुअली आजादी 16 मई 2014 को मिली है, जब मोदी सरकार बैठी है। राष्ट्र के हित में नाथूराम गोडसे ने अपनी कुर्बानी दी है। रास्ते से नेहरू गांधी जी को उन्होंने हटाया तो ठीक किया, गलत नहीं किया। इन्होंने करपाती जी महाराज को बुलाया वार्ता के लिए और गोली चलवा दी। 5000 संत मरे थे। इतना ज्यादा साधु संत कभी भारत में नहीं मरे थे। 50,000 लोगों को जेल हुआ था। लाश उठाते समय हमारे बाबा जी ने इनको श्राप दिया था कि गोपाष्टमी से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होगी। नहीं थी बेरोजगारी, तब भी थी, बेरोजगारी अभी है और बेरोजगारी हमेशा रहेगी। रोजगार का घोषणा तो एक पुराना मुद्दा हो गया, सारे लोग वही घोषणा कर रहे हैं। ऐसे ही लोग जब पॉलिटिक्स में आएंगे तो देश कहाँ जाएगा। मैं किसी पार्टी से रिश्तेदारी नहीं करता हूँ, किसी पार्टी से मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन मत आप सही स्थान पे दीजिए। तो एक हिंदू राष्ट्र की पहचान होनी चाहिए, रहेंगे उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिलकर रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। लोकसभा चुनाव 2024 अंतर्गत उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हालात क्या है, किस गठबंधन की क्या स्थितियां हैं, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र कुमार ओझा जी। सबसे पहले जितेंद्र जी, आप अपना हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें और उत्तर प्रदेश में आप राजनीति से जो आपका जुड़ाव है और राजनीति में जिस तरह से आपकी सक्रियता एक लंबे अरसे से रही है, तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं जी? देखिए मेरा नाम जितेंद्र कुमार ओझा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का संयोजक हूँ, कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ इस समय देख रहा हूँ और मनरेगा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आंगनबाड़ी विभाग का भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये बातें सर्वविदित हैं। और आचार शिक्षक मदरसा निदेशकों का भी मैं ही मुखिया हूँ, जिनका आंदोलन मेरे ही द्वारा चलाया जाता है और सरकार से निर्णय भी दिलाया जाता है। राजनीतिक गलियारे में जहाँ तक आपने हलचल की बात की, और मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि कार्य के आधार पे सरकार बन रही है। रह गई बात राजनीति की, मेरा अभी तक राजनीतिकरण नहीं हुआ। मैं ठप्पा जरूर लगा हुआ भारतीय जनता पार्टी का, मैं वरिष्ठ पदाधिकारी हूँ। मैं कल्याण सिंह जी के साथ रहता था। केशरीनाथ त्रिपाठी जी जो विधानसभा अध्यक्ष यूपी के थे और राज्यपाल पश्चिम बंगाल के थे, और कलराज मिश्रा, ये हमारी जोड़ी थी, बड़ी जुगुल जोड़ी हम लोगों की थी। अब कल्याण सिंह जी नहीं रहे, केशरीनाथ त्रिपाठी जी नहीं रहे, लेकिन हम लोगों का संबंध भाई भाई का संबंध था। राजनीतिक संबंध मेरा कभी नहीं रहा है और मैं लगभग हर प्रांतों में दौड़ा कर चुका हूं। हर प्रांतों में दौड़ा करने के बाद जो चल रहा है एक हवा की 400 प्लस तो हवा नहीं है, 400 प्लस सरकार बनने जा रही है। 423 सीटें सरकार पाएंगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और फिर एक बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए सरकार तो हमारे लिए 273 सीट ही पर्याप्त है, ठीक है, लेकिन 400 प्लस इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान में संशोधन बहुत आवश्यक हो गया है। देश गर्त में जा रहा है, देश गलत हाथों में न जाए, इसलिए संविधान संशोधन की जरूरत है। जहां तक संविधान संशोधन की लोग बात करते हैं कि ये लोग आएंगे संविधान बदल देंगे, आप बताइए 125 बार भारतीय संविधान से छेड़छाड़ हुआ है। इंदिरा गांधी ने बदला, जवाहरलाल नेहरू ने बदला है, राजीव गांधी ने बदला है, सभी लोगों ने बदला है, लेकिन वो देश के हित में नहीं बदले। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले मेरा एक आर्टिकल आया था, धारा 19, धारा 20, धारा 25, धारा 51, 321, ये सारी आर्टिकल में 12 बिंदुओं पे सरकार से संशोधन चाहता हूँ। धारा 25 क्या है? धारा 25 में इंदिरा गांधी ने ऐसा हथियार दे दिया कि आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा और FIR तक दर्ज नहीं होगा। ये गलत है ना। इसमें मुस्लिमीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई ऐसे धाराएं हैं जिसमें परिवर्तन जरूरी है, उसके लिए 400 प्लस की आवश्यकता पड़ रही है और कोई ऐसी बात नहीं है। जी ओझा जी, आपका जो राजनीतिक सफर रहा है, आपने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ काम किया है और भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र के साथ भी जिस तरह से आपका एक राजनीतिक संबंध रहा है, तो इतने लंबे
राजनीतिक अनुभवों के आधार पर आपसे मैं एक प्रश्न करना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश प्रसाद यादव है, दो युवा चेहरा है। और उसके सामने अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो मोदी जी के नाम पे लड़ा जाए या योगी जी के नाम पे लड़ा जाए, तो दो युवाओं के सामने भारतीय जनता पार्टी का ये दोनों जो शीर्ष नेतृत्व है, वो अपने आप को कहाँ देखती है? क्या दो युवाओं के साथ ये दो सीनियर नेता किस तरह से उत्तर प्रदेश में लड़ाई को मजबूती दे रहे हैं? देखिए, इस पे मैं कहना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले इस पे भी मेरा एक आर्टिकल आया हुआ है, आप लोग सर्च करेंगे तो देगा। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, आपको 2008 की घटना आपने देखा, चाइना में राहुल गांधी जी संशोधन करने जा रहे थे, कुछ समझौता कराने जा रहे थे। वो समझौता क्या था? वो समझौता था आपके देश पे नियंत्रण चाइना का होगा, भले आप पीएम के रूप में बैठे रहेंगे। तो देश की जनता समझ रही है। सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार किया जा रहा है। जहां तक सीनियर और युवा नेता की बात है, तो हर आदमी जानता है ओल्ड इज गोल्ड, पुराना सोने का महत्व है। तो मोदी जी अगर पुराना सोना है, तो देश उनकी कीमत जान रही है, इसीलिए 400 प्लस सफलता की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ मोदी जी ने एक रूल लाया था 75 साल में सेवानिवृत्ति की, और अब वो 75 साल के होने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जब 75 साल के एज के हो जाएंगे मोदी जी, उनको भी रिटायरमेंट दी जा सकती है? तो इसको लेकर जो विरोधाभास है, एक तरफ मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ मोदी जी का खुद का बनाया नियम कि 75 साल में रिटायरमेंट, भारतीय जनता पार्टी में जो रिटायरमेंट का उन्होंने सिलसिला शुरू किया है, तो उस आधार पर ये दो जो विरोधाभास की स्थिति है, उसको किस तरह से हैंडल करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अभी 75 साल के हुए नहीं, अभी 75 साल में कुछ दिन कम है, लगभग मेरे ख्याल से 2 साल अभी एज कम है, और तब तक सरकार चलेगी। उसके बाद देखा जाएगा, किसी योग्य व्यक्ति को बैठाया जाएगा, ताकि देश का बागडोर मजबूत हाथों में रहे। ये मोदी जी का लक्ष्य है, यह देश का बागडोर मजबूत हाथों में रहे। आप देखिए, उन्होंने कितना त्याग किया। लोग कहते हैं बीबी को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। दोनों लोगों का एक आपसी समझौता है देश के हित में। हम संतान उत्पत्ति करेंगे तो मोह माया में रहेंगे, इसलिए हमने संतान पैदा नहीं किया। उनका मोदी जी का ये मानना वाइफ हस्बैंड का, तो दुष्प्रचार किया जा रहा है मीडिया पे। वो संतान इसीलिए उत्पत्ति नहीं किए कि हम देश के प्रति दोनों लोग वफादार रहेंगे। वो शिक्षिका की भूमिका में बच्चों को शिक्षा देती हैं और ये देश चलाते हैं। तो उनके त्याग को देखिए ना। सोशल मीडिया पे आजकल केवल दुष्प्रचार किया जा रहा है। आज 300 साल से कांग्रेस क्यों नहीं आई यूपी में? इसलिए कि सब कुछ देखा जा चुका है। यह लोग जीतते हैं, अखिलेश जीतते हैं, मायावती जी जीतती हैं तो ईवीएम सही होता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम हैक कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना क्यों लगाना आप शुरू कर दिया है? क्योंकि इतना पिटीशन वहां दाखिल हो रहा है ईवीएम के बारे में, और परिणाम स्वरूप ये लोग सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, इतने बड़े लोकसभा में ईवीएम हैक करना मजाक है क्या? चुनाव आयोग किसी का वो रखेल है? ईवीएम हैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा कि जब मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, उस दरमियान कोई परिवर्तन लाया जा सकता है, किसी योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो इस फहरिस्त में क्या योगी जी आगे हैं, या गृह मंत्री अमित शाह आगे हैं, या देखा जाए तो आरएसएस के द्वारा जिस तरह से नितिन गडकरी के नाम को लेकर चर्चाएं हैं, तो इन तीनों में से कौन ज्यादा सटीक लग रहा है कि अगला प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद कौन बन सकता है? देखिए, अगला प्रधानमंत्री की जहां तक बात है, योगी जी का आपने नाम लिया। योगी जी हमारे छोटे भाई तुल्य हैं, उन्होंने हमेशा मंच से मुझे बड़े भाई का सम्मान दिया, ये सर्वविदित है। योगी जी दी बेस्ट है, और गडकरी जी भी दी बेस्ट है। उनके भी ऑनेस्टा में कोई कमी नहीं है, दूरदर्शिता में कोई कमी नहीं है, नेतृत्व में कोई कमी नहीं है। रह गई अमित शाह जी की बात, तो अमित शाह जी तो चाणक्य है ही है। अमित शाह की कार्यशैली किसी से छिपी नहीं। देश के हित में जितना ठोस निर्णय अमित शाह जी लेके मोदी जी को बताते हैं, मोदी जी उसको फॉलो करते हैं, योगी जी उसको फॉलो करते हैं। तो ये तीनों नेता हमारे योग्य हैं। तीनों में से जो भी बैठेगा, जनता उन्हें अपने सराखों पे बैठाएगी। पिछले दिनों कुछ जो खबरें निकलकर सामने आई कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब स्वयं में सशक्त हो चुकी है, उन्हें आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ इसी लहजे में उन्होंने
कुछ अखबारों को इंटरव्यू भी दिया। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मुक्त होकर देश में अपना कार्य करेगी? नहीं, देखिए, आरएसएस मुक्त भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के कहने का सेंस कुछ और था, समझने का सेंस लोगों को कुछ और है। देखिए, उनका ये कहना था कि जैसे अब भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई निर्णय लेने के लिए, तो देश के हित में जो निर्णय लेती है, अगर वो निर्णय आपको नहीं पसंद है तो आप चाहते हैं इसको बदल दीजिए, तो शासकीय निर्णय रोज रोज नहीं बदले जा सकते। वो उनके कहने का ये सेंस था। इसमें मजबूती और कमजोरी की कोई बात नहीं। आरएसएस की जरूरत तब भी थी, अभी है, और आरएसएस की जरूरत पूरे भारत को है। आरएसएस आज नहीं होता तो भारत आज भी गुलाम होता। आप बताओ कितने कांग्रेसियों को फांसी दिया गया था? दिया गया था किसी को? आरएसएस वालों की देन है कि आज हम आजादी पाए हैं। और एक्चुअली आजादी 16 मई 2014 को मिली है, जब मोदी सरकार बैठी है। अब तक तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे थे, एक समझौता हुआ था ब्रिटेन से। आप आजाद नहीं किए गए थे, एक समझौता हुआ था कि ठीक है आप जाइए रहिए। इसीलिए तो नेहरू को बनाया गया, वरना क्यों नहीं सरदार पटेल को बनाया गया? इस पे भी मेरी चर्चा आई थी। सरदार पटेल 15 वोट पाए, उनको नहीं बनाया गया, 2 वोट पाने वाले को बना दिया गया। ये गांधी ने महिमा मंडित करके हमारा देश को बर्बाद कर दिया। 2 खंड किया, अगर गांधी होते तो 1 खंड और हो गया होता भारत का। नाथूराम गोडसे ने ठीक फैसला किया था। लोग नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहते हैं, उस पर भी मेरी बयान आया हुआ है। नाथूराम गोडसे एक कुशल संपादक थे, उनसे गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने मौके को भांप लिया, देखा कि ये देश के लिए खतरा है, इसलिए इसको हटाया जाना आवश्यक है। राष्ट्र के हित में नाथूराम गोडसे ने अपनी कुर्बानी दी है, उनके कुर्बानी को भी तो आप सोचें। नाथूराम गोडसे को आप बलिदानी कह रहे हैं, कुर्बानी देने वाला कह रहे हैं। क्या गांधी के कुर्बानी को आप क्या आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी गांधी के कुर्बानी को के बजाय गोडसे को बलिदानी कहना किस तरह से जायज मानते हैं? देखिए, गोडसे का बलिदान इसलिए जायज है क्योंकि गांधी जी देश को तोड़ रहे थे, बारंबार तोड़ रहे थे। जब भारत पाकिस्तान बढ़ गया तो 2 करोड़ मुसलमान आपने क्यों रोका? हमें मुसलमानों से कोई परहेज नहीं है। 50% मुसलमान हमारे मित्र हैं, हमारा कार्यक्रम कराते हैं, हमें उनसे परहेज नहीं। लेकिन जो बाहर से मुस्लिम आ रहे हैं वो हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं, इसलिए नियम परिवर्तन जरूरी है। रह गई गांधी जी को हटाने की बात, रास्ते से गोडसे ने इसीलिए हटाया कि एक और पाकिस्तान न बन जाए। पंजाब भी अलग हो जाता अगर गांधी जी रहे होते। इन लोगों की नीतियां साफ नहीं थी। गांधी जी ने भी देश के लिए किया है, 4 कदम चला है, उन्होंने पहल किया, शुरुआत किया, नो डाउट। लेकिन बाद में वो मोह माया में ऐसे नेहरू के बंध गए कि नेहरू जी जो कहते थे वही वो करते थे। आप बतावें 43 में ही भारत आजाद हो जाता, 3-4 साल पहले ही भारत आजाद हो जाता, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनते। लेकिन ये लोग नहीं उनको बर्दाश्त कर पाते ना, इसलिए रास्ते से नेहरू गांधी जी को उन्होंने हटाया। तो ठीक किया, गलत नहीं किया। आतंकवादी जो लोग कहते हैं वो गलत है। अब हमारा सवाल फिर से राजनीति की तरफ आता है, जो लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ, उसके ऊपर हम चलते हैं। ओवरऑल उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर रहेगी? देखिए, 80 में भारतीय जनता पार्टी मेरे ख्याल से 65 से 70 सीटें पाने जा रही है, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मशक्कत किसी सीट पे नहीं है। रह गई, लोग कह रहे हैं अखिलेश जी सीट ज्यादा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश जी का कर्म सबको मालूम है। बाहर आप जनेऊ पहनते हैं और अंदर आके आप जनेऊ उतार देते हैं, क्या मतलब है? आप राम का विरोध करते हैं और मलाई खाने मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं उनके मरने पे। आप राम मंदिर नहीं गए, क्यों नहीं गए भाई? आप मानव नहीं है? ये धरा ही राम का है, ये धरा ही राम का है, आप क्यों नहीं गए? जहां राम नहीं वहां हमारा कोई मतलब नहीं है। 2014 से पहले मोदी जी ने चुनाव प्रचार किया, अपना घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने 2 करोड़ सालाना नौकरी की बात की थी, लेकिन 2024 आते आते रोजगार के मुद्दे से कहीं भटक कर राम मंदिर के मुद्दे पे आ गए। क्या मानते हैं रोजगार से ज्यादा महत्वपूर्ण राम मंदिर मुद्दा मोदी जी के लिए समझ में आने लगा? नहीं, राम मंदिर भटक के नहीं है, राम मंदिर तो एजेंडे में था ही। अगर भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं होती तो राम मंदिर कभी नहीं बनता। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो राम मंदिर का एक तरफ ताला खोलती थी, दूसरी तरफ जाके विरोध करती थी कोर्ट में। मुझे सारी चीज याद है। इंदिरा गांधी की डर्टी पॉलिटिक्स आपको बताओ, मेरे बाबा जी को अपना गुरु मानते थे। महाराज करपात्री जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उस समय के सबसे ज्यादा विद्वान थे। करपात्री जी का पैर छूती थी इंदिरा गांधी। इन्होंने कहा ठीक है मैं गौरक्षा पे कानून लाऊंगी और वो हत्या बंद हो जाएगा।
फिर नहीं बंद हुआ। 5-6 साल के बाद फिर ये 66 में गए संसद घेराव के लिए। अभी सदन के अंदर लोग घुसना चाह रहे थे, इन्होंने करपात्री जी महाराज को बुलाए वार्ता के लिए और गोली चलवा दी। 5,000 संत मरे थे। इतना ज्यादा साधु संत कभी भारत में नहीं मरे थे। 50,000 लोगों को जेल हुआ था। लाश उठाते समय हमारे बाबा जी ने इनको श्राप दिया था कि गोपाष्टमी से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होगी। गोपाष्टमी के दिन ये भी मरी थी। इनके परिवार के कई सदस्य धीरे धीरे मर रहे हैं और सब हत्या से ही मर रहे हैं। जो जैसा करता है इसी धरती पे भोग के जाना है। सत्ता के लालच में ऐसा नशे में आ जाओ कि मानवता को ही भूल जाओ। रोजगार के मुद्दे पर इस बार रोजगार के मुद्दे पे आप लोग रोजगार को केवल सरकारी नौकरी मानते हैं। सरकारी नौकरी ही केवल रोजगार नहीं है। क्या कांग्रेस के समय में, समाजवादी के समय में और मायावती जी के समय में क्या बेरोजगारी नहीं थी? बेरोजगारी तब भी थी, बेरोजगारी अब भी है और बेरोजगारी हमेशा रहेगी। अब आप किस दृष्टिकोण से रोजगार को सोचते हैं, ये आपकी अपनी सोच है। नहीं, 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी। उसकी तुलना में चंद लाख नौकरियां ही, लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं। इन 10 साल में 5 लाख समथिंग सरकारी नौकरियां मिली। क्या माना जाए, रोजगार के मामले में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विफल साबित हुई है। नहीं, ये तो आपकी अपनी सोच है, जनता की अपनी सोच है। ऐसा कुछ नहीं, विफलता कहीं नहीं है। रोजगार में कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, कोई स्टे लेके बैठ जाता है, कोई कुछ लेके बैठ जाता है। एजेंडे में भी नहीं है रोजगार, तो एजेंडा में भी नहीं है। नहीं, रोजगार तो एजेंडे में है ही है। रोजगार एजेंडे में है, बिल्कुल एजेंडे में है। जिक्र नहीं है रोजगार को लेकर। घोषणा पत्र में अगर जिक्र नहीं है तो बाद में अमेंडमेंट भी किया जाता है सरकार बनने के बाद। रोजगार का घोषणा तो एक पुराना मुद्दा हो गया, सारे लोग वही घोषणा कर रहे हैं। तो वो पुराने मुद्दे को दोहराना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि मुझे काम करके अपने युवाओं को आगे बढ़ाना है और उस दृष्टिकोण से वो कुछ ना कुछ पॉलिसी लेके चल रहे हैं और हमारे सारे युवा रोजगार पाएंगे। अभी आप देखिए, कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को, आज मैं बिहार की धरती पे बैठा हूँ, यहाँ आने की वजह से मुझे याद पड़ गया, चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिसने अफजल के हत्यारे पे क्या बोला था ये सारा देश जान रहा है। ऐसे ही लोग जब पॉलिटिक्स में आएंगे तो देश कहाँ जाएगा। मैं किसी पार्टी से रिश्तेदारी नहीं करता हूं, किसी पार्टी से मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन मत आप सही स्थान पे दीजिए। हमने आज तक 15 दिन के पहले तक आप देखेंगे हमारे किसी भी इंटरव्यू में मैंने ये नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। आपको जहां लगे वहां आप वोट दीजिए, जहां आपकी आत्मा गवाही दे। लेकिन अब 400 पार की आवश्यकता हो गई। संविधान संशोधन नहीं होगा तो ये देश विपक्ष वाले बेच देंगे। अब एक आखिरी सवाल, क्या 400 पार अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार जाती है तो क्या 2024 के बाद भारत हिंदू प्रधान देश होगा, भारत में हिंदुत्व का आधिपत्य हो जाएगा? उस पे नहीं, आधिपत्य नहीं होगा, उस पर भी मेरा बयान है। तब भी सारी जातियां मिलकर रहेंगी, लेकिन एक हमारी पहचान होनी चाहिए ना। जैसे अरब कंट्रियों की पहचान है अरबी मुसलमान, मुस्लिम कंट्री। रसा का पहचान है रशियन कंट्री। अमेरिका का पहचान है, फ्रांस का पहचान है फ्रेंच कंट्री। वैसे हिंदुस्तान का क्या पहचान है? हमारा तो कोई पहचान ही नहीं रह गया है। तो एक हिंदू कंट्री के रूप में पहचान होनी चाहिए। जैसे देखिए, अभी बगल का हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल हिंदू राष्ट्र था, लेकिन उसको तोड़ दिया गया। तो एक हिंदू राष्ट्र की पहचान होनी चाहिए। रहेंगे उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलकर रहेंगे। हमारा किसी जाति से विरोध नहीं, लेकिन ये पहचान होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जितेंद्र कुमार ओझा जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार का जो नारा है, उस नारे के आधार पर 400 से अधिक सीटें लेकर आएंगे और भारत में संविधान में जो अमेंडमेंट लाना है वो भी लाया जाएगा। हिंदुत्व की जो बात कही जा रही है, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए भारत में हिंदू धर्म की जो नींव परिकल्पना की गई थी, उस परिकल्पना को कहीं ना कहीं संजोने का काम मोदी जी करेंगे और विपक्ष पूरी तरह से धराशायी होगा। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इस प्रकार के अतिथियों को आप तक लाते रहेंगे अपने डिबेट के माध्यम से। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।